बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आपको मालूम है कि हमने लैंड टेनेंसी एक्ट ऑफ द पंजाब स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट वीडियो में हमने 1 से लेकर 35 तक सेक्शंस को पढ़ा। नेक्स्ट हम सेक्शन 35 से ऑनवर्ड हम देखेंगे और चैप्टर 4 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 4 डील करता है रेलिंक्विशमेंट, अबंडनमेंट एंड इजेक्टमेंट। सबसे पहले रेलिंक्विश करने के हवाले से जो आर्टिकल्स डील करते हैं उनको देखते हैं। ये 35 से 37 तक के आर्टिकल इससे डील करते हैं। रेलिंक्विशमेंट बाय टेनेंट फॉर अ फिक्स टर्म। अब वो ज़मीन को जो टेनेंट है अगर फिक्स टाइम के लिए गिव अप करे तो उसके हवाले से ये आर्टिकल है। वो कहता है कि ऐसा टेनेंट जो एक फिक्स पीरियड के लिए किसी ज़मीन को होल्ड करता है वो अपनी टेनेंसी को विदाउट एनी नोटिस रेलिंक्विश कर सकता है, बट ओनली एट द एंड ऑफ दैट टर्म। लेकिन वो ये काम सिर्फ टर्म ऑफ टेनेंसी के एंड पर कर सकता है। ये आपने याद रखें, अगर कोई टेनेंट चाहे तो वो विदाउट नोटिस अपनी ज़मीन को जो उसने ठेके पे ली हुई है उसको छोड़ सकता है विदाउट नोटिस, लेकिन साल के एंड पे, टेनेंसी टर्म के एंड पे। देन है रेलिंक्विशमेंट बाय अदर टेनेंट। वो कहता है कि कोई दूसरा टेनेंट जो फिक्स टर्म के लिए नहीं है, जिसने टर्म डिसाइड नहीं की लैंडलॉर्ड के साथ, वो कहता है कोई दूसरा टेनेंट जिसने कोई टर्म नहीं डिसाइड की वो भी रेलिंक्विश कर सकता है, लेकिन उसे नोटिस देना होगा वर्बल या रिटन में। किसको देना होगा? लैंडलॉर्ड को या उसके एजेंट को। और कब देना होगा? 15 जनवरी से पहले पहले। कौन सी? 15 जनवरी जो नेक्स्ट एग्रीकल्चर ईयर स्टार्ट होता है, और 15 जनवरी से पहले पहले वो नोटिस देगा, और एग्रीकल्चर ईयर स्टार्ट होने से पहले पहले उसके एंड पे, नेक्स्ट एग्रीकल्चर ईयर स्टार्ट होने से पहले वो ज़मीन को छोड़ देगा। ठीक है। वो कहता है डायरेक्टली नोटिस देने के बजाय वो रेवेन्यू ऑफिसर को भी बता सकता है और उसको नोटिस भेज सकता है अपने बिहाफ पे। अगर टेनेंट कोई नोटिस देने में फेल हो जाता है तो उसको अगले साल का किराया देना होगा, अगले साल का रेंट जो ठेका होता है वो देना होगा, अनटिल एंड अनलेस लैंडलॉर्ड इसको माफ़ नहीं कर देता। ठीक है। या इसको किसी और को रेंट आउट नहीं कर देता, या खुद उसको बीजना शुरू ना कर दे, तब वो चाहे तो उससे किराया ना ले। ठीक हो गया। देन है 36। अगर कोई अपनी ज़मीन जो उसने ठेके पे ली हुई है उसका कोई पार्ट रेलिंक्विश करना चाहता है, गिव अप करना चाहता है, तो वो कहता है कोई पार्ट नहीं गिव अप कर सकता अनलेस एंड अनटिल लैंडलॉर्ड एग्री हो जाए। अगर कोई ठेकेदार है, चाहे वो फिक्स टर्म वाला है चाहे वो फिक्स टर्म वाला नहीं है, तो वो तब तक उस ज़मीन को नहीं छोड़ सकता जब तक लैंडलॉर्ड उससे एग्री ना हो जाए। ठीक है। वो कहते या तो उसने पूरी टेनेंसी रखनी है या उसने पूरी छोड़नी है। ठीक है। टेनेंसी का मतलब आपको मैंने बताया कि वो वाली ज़मीन जो ठेके पे ली गई हो या दी गई हो। देन सेक्शन 38 डील करता है अबंडनमेंट का। अबंडनमेंट ऑफ टेनेंसी बाय ऑक्यूपेंसी टेनेंट। ऐसा टेनेंट जिसके पास ऑक्यूपेंसी राइट है वो अबंडन करता है तो क्या होता है? वो कहता है अगर एक ऐसा टेनेंट है जिसके पास ऑक्यूपेंसी राइट्स हैं और वो अपनी ज़मीन को कल्टीवेट नहीं करता फॉर मोर देन 1 ईयर विदाउट वैलिड रीज़न, और वो रेंट देने में नाकाम हो जाता है, तो उसका जो ऑक्यूपेंसी राइट है ना वो उस ज़मीन से ख़त्म हो जाएगा। अगर एक ऑक्यूपेंसी राइट वाला टेनेंट है वो 1 साल तक विदाउट एनी वैलिड रीज़न ज़मीन को कल्टीवेट नहीं करता और रेंट भी नहीं देता, तो उसका जो ऑक्यूपेंसी राइट है वो ख़त्म हो जाएगा। और सेम मकर्रीदार टेनेंट जो मैंने बताया ना अटक के रीजन में, पिंडी के रीजन में, उन पे भी ये वाला सेक्शन अप्लाई होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है लायबिलिटी टू इजेक्टमेंट। इजेक्टमेंट का मतलब है निकालना। मतलब इजेक्ट के लफ्ज़ से नज़र आ रहा होगा कि बस ज़बरदस्ती निकालने वाली बात।
वो कहता है इजेक्टमेंट ऑफ टेनेंस ऑक्यूपेंसी टेनेंट, अगर किसी के पास हक मलकियत वाला टेनेंट है उसकी इजेक्टमेंट कैसे होगी। ऑक्यूपेंसी राइट रखने वाला टेनेंट है तो उसकी इजेक्टमेंट के हवाले से ये सेक्शन डील करता है, सेक्शन 39। वो कहता है कि ऑक्यूपेंसी राइट वाले टेनेंट को आप रिमूव कर सकते हैं इन कंडीशंस के अंदर, अगर वो ज़मीन का मिसयूज़ करता है और इसे काश्त के काबिल नहीं रहने देता, और दूसरा वो उसको प्रॉपरली कल्टीवेट नहीं करता, और इसके अलावा वो रेंट का जो डिक्री है उसको पे करने में नाकाम हो जाता है, जबकि कोर्ट ऑर्डर दे चुकी है बट उसने पे नहीं किया। ठीक है, तो इसका नतीजे में क्या होगा कि उसका ऑक्यूपेंसी राइट वाले टेनेंट को निकाल दिया जाएगा, इजेक्ट कर दिया जाएगा। और सेम जो मुकर्ररदार टेनेंट होता है जो मैंने आपको बताया पिंडी ईटीसी के इलाके में होता है, उसके साथ भी यही का सलूक किया जाएगा। देन सेक्शन 40 आ जाता है, इजेक्टमेंट ऑफ टेनेंट फॉर अ फिक्स टर्म। एक फिक्स टर्म के लिए टेनेंट को भी निकाला जा सकता है। वो कहता है कि एक ऐसा टेनेंट जिसकी पास ऑक्यूपेंसी राइट नहीं है लेकिन उसने ज़मीन लीज पे एक फिक्स टर्म के लिए ली हुई है, उसको भी इजेक्ट किया जाता है, किया जा सकता है। और उसको कब किया जा सकता है, जब टर्म एंड हो जाए, या बिफोर द टर्म से भी किया जा सकता है। बिफोर द टर्म्स कब किया जाता है, टर्म एंड होगी तो मतलब खत्म, तो उसने होना ही है, इजेक्ट होना ही, निकलना ही है। अगर उसको पहले इजेक्ट किया जाए तो किस रीज़न पे किया जाता है, वो ज़मीन का गलत इस्तेमाल करता है, इसको डैमेज कर देता है, और अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से कल्टीवेट नहीं करता, और या कोई और ऐसी रीज़न है, कोई कंटेक्ट है, कोई डेक्री है, कोई ऑर्डर है जो इस चीज़ को अलाउ करता है कि इसको निकाल दिया जाए, तो देन भी उसको निकाल दिया जाता है ज़मीन से। देन है इजेक्टमेंट ऑफ टेनेंट फ्राम ईयर टू ईयर, सालाना बेसिस पे इजेक्टमेंट करना। वो कहता है एक ऐसा टेनेंट जिसके पास ऑक्यूपेंसी राइट नहीं है, उसके पास कोई फिक्स टर्म नहीं है कंट्रैक्ट का, उसको हर साल के एंड पे जब एग्रीकल्चर ईयर एंड हो तो उसको निकाला जा सकता है। इसके बाद प्रोसीजर क्या है इजेक्टमेंट का, सेक्शन 42 से 46 प्रोसीजर को डील करता है। वो कहता है पहले तो रिस्ट्रिक्शन देख लें इजेक्टमेंट के ऊपर। वो कहता है कि कोई भी टेनेंट इजेक्ट नहीं किया जा सकता बशर्ते के दो रीज़न से। एक तो एक्सेप्ट इन 2 केसेस, ठीक है, अ डेक्री फॉर रेंट एरियर्स एग्जिस्ट एंड स्टिल अनपेड, रेंट देना है उसने और लेकिन उसने अभी तक दिया नहीं है, टाइम गुजर चुका है। और दूसरा उसके पास कोई ऑक्यूपेंसी राइट नहीं है, कोई फिक्स टर्म नहीं है, तो उसको मतलब कि निकाला जा सकता है। अगर ये दो चीज़ें नहीं हैं तो फिर उसकी इजेक्टमेंट जल्दी से नहीं होगी। ठीक है, एप्लीकेशन क्या है रेवेन्यू ऑफिसर के हवाले से उसको डील करता है 43 एप्लीकेशन टू रेवेन्यू ऑफिसर को। वो कहता है ऊपर वाले दोनों केसेस में लैंडलॉर्ड क्या करता है, रेवेन्यू ऑफिसर को अप्लाई करता है कि भाई इस बंदे को मैंने ज़मीन से निकालना है, और केस 1 में अप्लाई किस काम के लिए करता है, एरियर्स ऑफ रेंट के लिए कि बकाया जाते इसने नहीं दी है। केस 2 में कि नोटिस देता है कि भाई इस टेनेंट का टाइम हो गया है, इसको मैं निकालने लगा हूँ। ठीक है, पहले इस सेक्शन में मैंने आपको ये दोनों मिलते हैं। इनमें क्योंकि रेंट एरियर्स का मसला है तो यहाँ पे रेंट एरियर्स के लिए रेवेन्यू ऑफिसर को अप्लाई करता है, और यहाँ वैसे ही टाइम फिक्स नहीं है, टाइम फिक्स नहीं है तो उसको वैसे ही निकाल दिया जाएगा, निकाल दिया जा सकता है। अच्छा जी, इजेक्टमेंट फॉर फेलियर टू सेटिस्फाई रेंट डेक्री। वो कहता है कि जब लैंड लॉर्ड अनपेड रेंट डेक्री के बेस पे इजेक्टमेंट के लिए अप्लाई करता है कि इस बंदे ने जो कोर्ट ने डेक्री दी थी कि इसने रेंट देना है तो उसने अभी नहीं दिया, तो उसके लिए वो इजेक्टमेंट के लिए अप्लाई करता है, तो उस हवाले से रेवेन्यू ऑफिसर एक नोटिस जारी करेगा टेनेंट को और उसे कहेगा कि वो 15 दिन के अंदर अंदर इसके तमाम रेंट को अदा कर दे। अगर टेनेंट अदा करने में फेल हो जाता है तो ऑफिसर इजेक्टमेंट के ऑर्डर दे देगा, अनलेस एंड अनटिल टेनेंट शोज गुड काज, मतलब कि जब तक वो कोई अच्छी रीज़न की बेस पे या किराया देने की बाद दोबारा नहीं बहाल करवा लेता खुद को। ठीक है, इसमें कंपनसेशन रूल अप्लाई होता है। देन सेक्शन 45 है इजेक्टमेंट ऑफ टेनेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर बाई नोटिस। सालाना बेसिस पे उसको इजेक्ट किया जा सकता है, ये पहले मैं बता चुका हूँ।
वो कहता है कि जब लैंडलॉर्ड रेवेन्यू ऑफिसर को एक नोटिस ऑफ इजेक्टमेंट देता है, वो कहता है कि ये जो नोटिस ऑफ इजेक्टमेंट है ये 15 नवंबर के बाद अप्लाई नहीं होता। किस डेट के बाद? 15 नवंबर के बाद, किसी भी डेट को 15 नवंबर के बाद नोटिस वैसे नहीं दिया जा सकता। ठीक है, ये आपने जहन में रखना। देन है, वो कहता है अगर 15 नवंबर से पहले नोटिस दिया गया है तो नोटिस कैसे दिया जाएगा? उस नोटिस पे लैंडलॉर्ड का नाम लिखा होगा और उसमें ये लिखा होगा कि टेनेंट ज़मीन 1 मई से खाली कर दे, और उसको उसमें ये भी बताया गया होगा कि अगर वो केस करना चाहता है तो रेवेन्यू कोड के अंदर 2 मंथ के अंदर अंदर केस कर दे। मतलब कि टेनेंट समझता है कि उसको गलत निकाला जा रहा है तो वो 2 मंथ के अंदर अंदर अपनी सूट फाइल कर दे अदालत के अंदर। वो कहता है कि टेनेंट को ये भी बताया जाता है कि अगर वो कंटेस्ट नहीं कर सकता लेकिन कंपनसेशन चाहता है तो उसको अपना क्लेम भी 2 मंथ के अंदर अंदर करना चाहिए। ठीक है, ये बात उम्मीद है कि आपको समझ आ गई। ये नोटिस के हवाले से थी। ईयर टू ईयर की बेसिस पे जो नोटिस दिया जाता है, निकाला जाता है किसी टेनेंट को, उसके हवाले से। देन है, वो कहते हैं अगर अभी मैंने बात की कि वो अगर सूट फाइल नहीं कर सकता 2 मंथ के अंदर तो वो कंपनसेशन के लिए अप्लाई कर सकता है, वरना उसको 2 मंथ के बाद इजेक्टमेंट के ऑर्डर मिल जाएंगे। अगर टेनेंट फेल कर देता है सूट फाइल करना, लेकिन सूट फाइल करता है लेकिन हार जाता है, तो फिर कोर्ट डिक्री उसको देगी कि खाली करते ज़मीन को। देन इजेक्टमेंट के हवाले से कुछ रूल बनाए जाते हैं और ये रूल बनाता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। और इसकी रूल किसके हवाले से होते हैं कि फॉर्मेट क्या होगा, लैंग्वेज क्या होगी एप्लीकेशन की, और इसको साइन करने के, अटेस्ट करने के क्या क्या तरीक़ेकार होंगे, इस हवाले से कौन रूल बनाता है? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ये तो थी 46 तक प्रोविजंस रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ इजेक्टमेंट। नेक्स्ट हैं जनरल प्रोविजंस रिगार्डिंग इजेक्टमेंट जो 47 से 49 तक है। अब 47 डील करता है टाइम फॉर इजेक्टमेंट। वो कहता है इजेक्टमेंट 1 मई और 15 जून के दरमियान की जाती है अनलेस द कोर्ट और ऑफिसर ऑर्डर्स अदरवाइज। 1 मई और 15 जून के बाद तब की जाती है, इनके अलावा तब की जाती है जब कोर्ट का कोई ऑर्डर हो। इसके बाद रिलीफ अगेंस्ट फोरफीचर। वो कहता है अगर टेनेंट को इसलिए निकाला जा रहा है कि उसने ज़मीन को नुकसान पहुंचाया या कल्टीवेशन ठीक नहीं की, तो प्रॉब्लम को फिक्स भी किया जा सकता है। ठीक है, प्रॉब्लम को फिक्स कर दे वो, या लैंडलॉर्ड को जो नुकसान हुआ है उसकी कंपनसेशन कर दे। फिर अगर वो ये काम कर देता है तो कोर्ट जो है वो इजेक्टमेंट को रोक सकती है और वो डैमेज को उससे पूरा करवा सकती है, कंपनसेशन उससे दिलवा सकती है। और इसके अलावा कोर्ट जो है स्पेशल रीज़न की बेस पे इसका टाइम भी बढ़ा सकती है। अगर टेनेंट रिपेयर करता है और विद इन द टाइम पे भी करता है तो फिर कोई इजेक्टमेंट नहीं होगी। बात की समझ आ गई? रिलीफ अगेंस्ट फोरफीचर मैंने बताया कि अगर कोई डैमेज हुआ है उस डैमेज को पूरा कर दे, कोर्ट रिजेक्टमेंट को रोक देगी। ये सारी बात उसमें की हुई है। 49 है राइट्स ऑफ इजेक्टेड टेनेंट रिगार्डिंग क्रॉप्स आर प्रिपेयर्ड लैंड। वो कहता है जो टेनेंट को निकाला गया है उसके अभी भी कुछ राइट्स हैं क्रॉप्स और लैंड के हवाले से। वो कहता है अगर उसको इजेक्टमेंट ऑर्डर आ गए लेकिन उसकी फसल अभी खड़ी है और उस केस में उसको रिमूव नहीं किया जा सकता कब तक? जब तक उसकी फसल पक ना जाए, कट ना जाए। राइपन एंड हार्वेस्टिंग के बाद उसको इजेक्ट किया जा सकता है। वो कहता है कोर्ट ऑफ रेवेन्यू जो है वो टेनेंट से पूछ सकता है कि आया कि टेनेंट के वो पूरा किराया एक्स्ट्रा टाइम के लिए दे सकता है, मतलब उसे, बल्कि पूछ क्या सकता, उससे कहता है कि वो पूरा जो एक्स्ट्रा टाइम उसे लग रहा है फसल खड़ी होने की वजह से उसका एक्स्ट्रा किराया अदा करें, और लैंडलॉर्ड को इजाज़त दे कि वो जो उसकी स्टैंडिंग क्रॉप्स हैं उसका पेमेंट दे उसको और उसको ज़मीन से निकाल दे। ठीक है, वो कहता है अगर टेनेंट ने ज़मीन को बीज डालने के लिए प्रिपेयर किया है लेकिन अभी तक उसने इसमें फसल के बीज नहीं बोए, वो
कहता है फिर इसको एक कैश अमाउंट दी जाएगी जो उसके बीच की बनती है, जो उसकी लेबर एंड एक्सपेंसेस की बनती है, और फिर उसको इजेक्ट किया जाएगा। जब तक पेमेंट उसको नहीं की जाएगी तब तक इजेक्टमेंट स्टेड होगी, तब तक इजेक्टमेंट नहीं की जा सकती। देन सेक्शन 50 है। सेक्शन 50 डील करता है रिलीफ ऑफ रॉन्गफुल डिस्पोजेशन ऑफ इजेक्टमेंट से। वो कहता है ये जो सेक्शन है ये टेनेंट को अनफेयरली रिमूव होने से बचाता है, उसको राइट प्रोवाइड करता है। वो कहता है जो टेनेंट है अगर उसे लगा है वो अनफेयरली रिमूव हुआ है, इजेक्ट हुआ है, तो वो 1 साल के अंदर अंदर रेवेन्यू कोर्ट में केस दायर कर सकता है अगर उसे लगे कि टेनेंट को उसकी कंसेंट के बगैर किक आउट किया गया है और किसी कोर्ट की डेक्री के अंदर नहीं किया गया, या अंडर सेक्शन 44 से 45 हमने जो पढ़े उनके लिहाज से। फॉर एग्जाम्पल कि एक लॉर्ड, बस इसको एग्जाम्पल को छोड़ दें, क्लास भी है कि एक टेनेंट है, मतलब कि ये रीजंस बताई जा रही हैं। क्लास 1 में एक रीज़न बताई है कब वो डेक्री कब वो सूट फाइल कर सकता है अदालत में 1 साल के अंदर। दूसरी क्लास बात करती है कि जो टेनेंट है जिसको सेक्शन 45 के तहत इजेक्ट किया गया है, लेकिन उसने इस सेक्शन के अंडर वो केस फाइल नहीं किया और अब वो डिनाई करता है कि जो इजेक्टमेंट थी जस्टिफाइड थी, तो इस केस में भी बाद में वो फाइल केस कर सकता है। एक मिनट, अच्छा एक मिनट, ये पता है बात क्या कर रहा है? वो ये कह रहा है कि पहले तो उसने ये मान लिया कि इजेक्टमेंट हो गया इजेक्ट, ना उसने केस फाइल किया ना कुछ किया, लेकिन बाद में वो बात करता है कि नहीं यार मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ, मुझे गलत निकाला गया। फिर भी वो 1 साल के अंदर अंदर जो मैंने बात की केस दायर कर सकता, 2 केसेस में साल के बाद वो साल के अंदर वो दोबारा सूट फाइल कर सकता है। एक जब उसे लगे कि उसकी कंसेंट के बगैर उसे निकाला गया, दूसरा जब उसे बाद में एहसास हो, पहले वो मान ले ठीक हुआ है चलो कहे ना, लेकिन ये मान ले कि निकल गया ठीक है ना, सूट फाइल करता है, लेकिन बाद में कहता है कि मेरे साथ गलत हुआ है, तो तब बाद में भी वो 1 साल के अंदर अंदर केस दायर कर सकता है। वो कहता है ऐसे केसेस में उसको पोजेशन की रिकवरी दी जाएगी, कंपनसेशन दी जाएगी, या दोनों चीज़ें दी जाएगी। वो इन चीज़ों के लिए सूट फाइल करता है और फिर ये चीज़ें उसे अदा की जाएंगी। देन बार टू सिविल सूट्स। अच्छा, बार टू सिविल सूट्स का मतलब सिविल सूट्स पे पाबंदी जो होती है इस हवाले से। वो कहता है ये जो सेक्शन है ये डबल लिटिगेशन, डबल सूट को प्रिवेंट करता है। वो कहता है अगर एक शख्स के इजेक्टमेंट ऑर्डर पास किए हैं रेवेन्यू कोर्ट ने, ठीक है, और या वो सेक्शन 50 के तहत डिसमिस हो गया, तो ये जो शख्स है ना सिविल कोर्ट के अंदर सूट फाइल नहीं कर सकता। सिविल कोर्ट के लिए उसने क्यों फाइल करना था? ताकि वो इसकी इजेक्टमेंट को चैलेंज कर सके, अपनी पोजीशन को रिकवर कर सके, ये क्लेम कर सके, लेकिन इन केसेस के लिए ये सूट फाइल ही नहीं कर सकता, बार लगी हुई है सिविल कोर्ट पे, ठीक है, यहाँ पे कोई काम करने के हवाले से। देन है बार अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। वो कहता है एक टेनेंट जिसको डिस्पोसेस किया गया है, वो पोजेशन को, टेनेंसी की पोजीशन को रिकवर नहीं कर सकता अंडर सेक्शन 9 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। यानी ये वाला एक्ट इधर लागू नहीं होगा, सीधी सी ये बात है। देन अगला सेक्शन है 52, पावर ऑफ गवर्नमेंट टू चेंज डेट्स। वो कहता है गवर्नमेंट, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है ना, वो सेक्शन 36, 46 एंड 47 के अंदर नोटिफिकेशन के तहत जो डेट्स हैं उनको चेंज कर सकती है। वो मगर ये है कि ये डेट जो है चेंज हुई है ये इमिजिएटली इफेक्ट नहीं करेगी, बल्कि ये 6 मंथ बाद इसका काम स्टार्ट होगा। देन आ जाता है चैप्टर 5। चैप्टर 5 अलाइनेशन के हवाले से है। इट इज़ रिगार्डिंग ट्रांसफ़र ऑफ ऑक्यूपेंसी राइट्स। चैप्टर 5 52A से स्टार्ट होता है। इसमें
चैप्टर 5 की जो प्रोविजंस हैं जो मुकर्रीदार के लिए अप्लीकेबल नहीं है, ये आपने याद रखना है। वो कहता है जो ये चैप्टर है, चैप्टर 5 वाला, ये मुकर्रीदार जो मैंने बताया अटक के रीजन्स में, उन उसके लिए अप्लीकेबल नहीं है, बाकी सबके लिए अप्लीकेबल है। काम स्टार्ट होता है असल 53 से। वो कहता है एक ऐसा टेनेंट जिसके पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी है, उसकी प्राइवेट ट्रांसफ़र के हवाले से बात होती है इस सेक्शन में। वो कहता है एक ऐसा ऑक्यूपेंसी राइट वाला टेनेंट है जो अपनी ज़मीन को सेल, गिफ्ट, मोर्टेज या इस तरह की सर्टन कंडीशन में ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है, उसके हवाले से ये रूल है। वो कहता है अगर वो ट्रांसफ़र करता है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है। वो कहता है एक तो उसे लैंडलॉर्ड को बताना होगा। लैंडलॉर्ड को कैसे बताएगा, रेवेन्यू ऑफिसर के थ्रू। और दूसरा, उसे नोटिस देने के बाद 1 मंथ तक वेट करना होगा, और इस 1 मंथ के अंदर अंदर लैंडलॉर्ड चूज़ करेगा कि वो इस ऑक्यूपेंसी राइट को बाई करता है या नहीं करता। पहला हक किसका होगा, लैंडलॉर्ड का, इसका ये मतलब है। वो कहता है लैंडलॉर्ड ऑक्यूपेंसी राइट ट्रांसफ़र कर रहा है ना, ये लैंडलॉर्ड भी खरीद सकता है। वो कहता है अगर इसकी वैल्यू डिसाइड करनी है कि कितने में उसने ट्रांसफ़र करना है ऑक्यूपेंसी राइट को, इसको डिसाइड करेगा रेवेन्यू ऑफिसर। वो कहता है अगर लैंडलॉर्ड वैल्यू पे करता है तो टेनेंट्स का राइट एंड हो जाता है और लैंडलॉर्ड जो है पोजेशन हासिल करते रहता है। वो कहता है अगर ऑक्यूपेंसी राइट पहले से मॉर्टगेज जा कर दिया चुका है तो लैंडलॉर्ड जो होगा वो इसको मॉर्टेज से लेगा। ये बात गौर से सुने, देखें, मॉर्टेज करने का मतलब है कि गिरवी रखना। अगर एक शख्स ने अपना ऑक्यूपेंसी राइट किसी दूसरे शख्स को गिरवी रख दिया है तो लैंडलॉर्ड उस जिस शख्स को गिरवी रखा गया है, जिस शख्स के पास गिरवी रखा गया है, उससे वो ऑक्यूपेंसी राइट ले लेगा, ठीक हो गया। और जो जिसकी कंपनसेशन करनी होगी तो वो उसकी कंपनसेशन भी हो जाएगी। लाइक के टेनेंट ने गिरवी रखवाया था और गिरवी कम पैसों में रखवाया था, फ़र्ज़ करें 1 लाख, मैं ये वैसे ही कोई भी चीज़ गिरवी रखवाना कह रहा हूँ, 1,50,000 रुपये में उसने गिरवी रखवाया था। और ऑक्यूपेंसी, ये ना ऑक्यूपेंसी राइट इतना है, 50,000 उसने गिरवी रखवाया, 50,000 में। अब जो लैंडलॉर्ड होगा सिर्फ मोटे को 50,000 देगा, इससे ये ले लेगा, फिर 1 लाख रुपए इसको दिए जाएंगे। जो लैंडलॉर्ड ये टेनेंट है उसके इस तरह से 1.5 लाख रुपए पूरे होंगे। ऑक्यूपेंसी राइट उसका कितना था, 1.5 लाख का था, गिरवी उसने रखवाया था 50,000 में, 50,000 के हवाले से, तो उसको फिर 1 लाख दिए जाएंगे जो टेनेंट है। इसके बाद अगली बात वो करता है, बस ये उसी के हवाले से बकाया जात उसको दिए जाएंगे ETC। और इस केस में कोई भी शख्स रेवेन्यू ऑफिसर या गवर्नमेंट के खिलाफ केस दायर नहीं कर सकता। देन सेक्शन 54 है, ये डील करता है प्रोसीजर ऑन फोरक्लोजर ऑफ मोर्टेज ऑफ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी अंडर सेक्शन 5। वो कहता है अगर कोई ऐसा बंदा है जिसने ऑक्यूपेंसी राइट जो है, अगर एक ऐसा लैंडर है जिसने मतलब कि ज़मीन गिरवी रखवाई है, मोर्टेज पे दी है, और उसके पास ऑक्यूपेंसी राइट थे, ऑक्यूपेंसी राइट्स को उसने गिरवी रखवाया, तो वो इसको इन्फोर्स करना चाहता है, तो वो कहता है कि इसके लिए भी सेम रूल अप्लाई होगा जो पीछे हमने रूल पढ़ा है ना 53 वाला, वही रूल अप्लाई होगा। और इसमें जो मोर्टेजी है जिसने ज़मीन दी है, गिरवी रखवाई है, वो टेनेंट के तौर पे शुमार होगा, उसको इस तरह से ट्रीट किया जाएगा। देन है सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ कोर्ट एग्री। वो कहता है कि अगर कोर्ट जो है किसी के ऑक्यूपेंसी राइट के सेल करने का ऐलान करता है तो लैंडलॉर्ड को इस हवाले से इन्फॉर्म करना होगा सेल के हवाले से। वो कहता है बिफोर द एंड लैंडलॉर्ड को चाहिए कि 25% उसकी सेल का दे दी। जब वो 25% दे देगा तो लैंडलॉर्ड को परचेजर डिक्लेयर कर दिया जाएगा इंस्टेड ऑफ हाईएस्ट बिडर। अब देखें,
सबसे पहला हक वो बता रहा है, सबसे पहला हक इसका लैंडलॉर्ड का, चाहे हाईएस्ट बिडर है उसके 25% एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, लैंडलॉर्ड के एक्सेप्ट किए जाएंगे। देन आ जाता है ट्रांसफर अंडर एनी अदर सेक्शन। वो कहता है अगर ऑक्यूपेंसी राइट किसी और सेक्शन के अंडर एग्जिस्ट करते हैं अदर देन सेक्शन 5 जो हम पढ़ रहे हैं, तो वो कहता है कि वो ना तो सोल्ड किए जा सकते हैं, ना अटैच किए सकते हैं, ना ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं विदाउट लैंडलॉर्ड्स कंसेंट। ठीक है, वो वाले ऑक्यूपेंसी राइट सेक्शन 5 के अंदर हमने पढ़े थे ना, 3 किस्म के वो ऑक्यूपेंसी राइट्स, वो कहता है उनके अलावा जो एग्जिस्ट करते हैं ना वो सेल किए जा सकते हैं, ना अटैच किए जा सकते हैं, ना ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं विदाउट लैंडलॉर्ड्स कंसेंट, रिटर्न कंसेंट होनी चाहिए उसकी। अच्छा जी, देन है राइट्स ऑफ ट्रांसफरी। वो कहते हैं जब एक टेनेंट ऑक्यूपेंसी राइट को सील कर देता है, गिफ्ट कर देता है या मोर्टेज कर देता है, तो जो न्यू बंदा है जिसने ये सारे लिए हैं उसके पास भी सेम ही राइट्स एंड लायबिलिटी होंगी जो पहले वाले ऑक्यूपेंसी राइट वाले टेनेंट के पास थी। देन है सबलेटिंग। वो कहते हैं एक टेनेंट है जिसके पास ऑक्यूपेंसी राइट है, वो इस लैंड को 7 साल के लिए किसी और को भी दे सकता है रेंट पे। वो कहते हैं जो सब टेनेंट होगा वो और जो ये वाला टेनेंट है पहले वाला, ये दोनों हर मसले के लिए ज्वाइंटली रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, ये वाला टेनेंट और जिसको सबलेट किया है वो वाला टेनेंट, दोनों ही ज्वाइंटली रिस्पॉन्सिबल होंगे। देन है ट्रांसफर बाय एक्सचेंज फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी। वो कहता है एक टेनेंट है वो अपनी ज़मीन को, एक टेनेंट है वो अपनी ज़मीन को किसी दूसरे मेंबर के साथ एक्सचेंज कर सकता है, लेकिन दूसरा मेंबर कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ एक्सचेंज कर, लेकिन लैंडलॉर्ड की कंसेंट के बाद। ठीक है, वो कहते हैं जो न्यू लैंड वो रिसीव करता है उसके ऊपर भी सेम ऑक्यूपेंसी राइट्स उसके पास होंगे जो कि पहले वाली ज़मीन के ऊपर थे। देन आ जाता है सक्सेशन, इनहेरिटेंस ऑफ ऑक्यूपेंसी राइट्स। वो 59 जो है ये बात करता है सक्सेशन टू राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी। वो कहता है अगर टेनेंट मुस्लिम है तो इसका ऑक्यूपेंसी राइट डायरेक्ट जाएगा उसके वारस, जो मेल वारस होगा, बल्कि हाँ मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक ये होगा। और अगर फीमेल है और वो लिमिटेड ओनर है, ठीक है, और वो लिमिटेड ओनर के तौर पे राइट रखती है, जब उसका लिमिटेड ओनरशिप एंड होती है तो सक्सेशन जो होगी वो ओपन होगी इफ़ ओरिजिनल फुल ओनर हैड जस्ट डाइड अंडर द मुस्लिम लॉ। देखें, एक वुमन के पास लिमिटेड ओनर है, एक दूसरा पर्सन था जो फुल ओनर था, तो वो पहले वाला ओरिजिनल फुल ओनर जो है उसकी डेथ हो चुकी है, तो फिर इस पर भी मुस्लिम लॉ ही फॉलो किया जाएगा। अगर वो शादी कर लेती है, दूसरी शादी कर लेती है, तो उसके नतीजे में उसके पास ओनरशिप का राइट अगर ख़त्म हो रहा है तो वो राइट उसके पास जाएगा जो उसके वारिस होंगे उस टाइम पे। ठीक है, जो मुस्लिम शरीयत के मुताबिक होंगे। अच्छा जी, देन आ जाता है अगर टेनेंट नॉन मुस्लिम है तो। अगर टेनेंट मुसलमान नहीं है, नॉन मुस्लिम है, तो जो ऑक्यूपेंसी राइट है वो पहले तो मेल लीनियन डिसेंट के पास जाएगा, उसके बेटे के पास, उसके पोते के पास। अगर ऐसा नहीं है तो फिर उसकी विडो के पास, जो उसकी बीवा है उसके पास जाएगा। अगर वो मर जाती है, रीमैरी कर देती है या लैंड को लीव कर देती है, तब उसके पास नहीं जाएगा, विडो के पास नहीं जाएगा। अगर विडो नहीं है या उसने ऐसा काम किया है तो जो विडो की मदर होगी उसके पास सेम कंडीशन में जाएगा। तो अगर वो भी, ये भी नहीं हो रहा है पूरे, ये कंडीशन भी पूरी नहीं हो रही, तो फिर उसका जो मेल कोलेक्टरल रिलेटिव होगा उसके पास ये राइट चला जाएगा। लेकिन ये याद रखना है कि कॉमन एंसेस्टर उसके ये जो है ना ये ज़मीन ऑक्यूपाई कर रहे हैं। वो कहते हैं अगर टेनेंट या इसकी फैमिली इसके एक्सचेंज में एक नई ज़मीन ख़रीदते हैं, मतलब कि पहली ज़मीन को बेच के सेम उसके एक्सचेंज में नई ज़मीन लेते हैं, तो वो कहते हैं नई ज़मीन पे भी उनके ऑक्यूपेंसी राइट ऐसे ही होंगे जैसे इस ज़मीन पे थे। वो सेम पुरानी वाली बात हो गई।
फिर बात करता है अमंग डिसेंट्स एंड कलेक्टर। यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होता है? यहाँ पे विलेज लैंड इनहेरिटेंस सिस्टम अप्लाई होता है। विडोज रिस्ट्रिक्शन, वो कहता है कि ऐसी विडो, कहता है कि जो विडो है जिसको उसके खामद मर गया, उसकी तरफ से हक खुद वो हक खुद मलकियत मिला, ऑक्यूपेंसी राइट मिला, तो वो क्या है कि वो इसको सेल, गिफ्ट या मोर्टेज नहीं कर सकती, और बट वो इसको सबलेट कर सकती है। सबलेट मतलब किसी और टेनेंट को दे सकती है। अगर कोई अगर कोई हेयर एग्जिस्ट ही नहीं करता, मैंने कि कोई वारस एग्जिस्ट नहीं करता, तो ऑक्यूपेंसी राइट वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं। देन बात आ जाती है इरेगुलर ट्रांसफर्स की। इरेगुलर ट्रांसफ़र, वॉइडेबल ट्रांसफ़र की पहले बात करें। वो कहता है अगर कोई बंदा है वो ट्रांसफ़र करता है अगेंस्ट द रूल्स, तो लैंडलॉर्ड जो है वो इन ऑर्डर्स को कैंसिल कर सकता है। वो कहता है अगर इफ समवन ट्रांसफर ऑक्यूपेंसी राइट्स अगेंस्ट द रूल्स इन दिस चैप्टर, द लॉर्ड लैंड कैन गेट दैट ट्रांसफर कैंसल्ड। ठीक है, लैंडलॉर्ड इनको कैंसिल करवा सकता है। देन अगली बात हम करते हैं तो चैप्टर 5, बल्कि ये इसी चैप्टर का हिस्सा है, सक्सेशन टू नॉन ऑक्यूपेंसी टेनेंसीज। पहले हमने ऑक्यूपेंसी टेनेंसीज के हवाले से बात की, अब हम नॉन ऑक्यूपेंसी टेनेंसीज के हवाले से बात कर रहे हैं। वो कहता है कि जब एक नॉन ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स जो है वो सक्सीड करता है, तो जब वो मरता है तो क्या होता है, तो उसके नतीजे में वो कहता है होल्डिंग लैंड फॉर अ फिक्स टर्म बाय कंट्रैक्ट आर, एक मिनट, अच्छा, ये पहली केस में वो कहता है कि टेनेंसी पास ही नहीं हो, पास होगी, टेनेंसी कंटिन्यू रहेगी अगर उसने फिक्स टर्म के लिए ज़मीन को रखा हुआ था, कोर्ट ऑर्डर के तहत रखा हुआ था, और हुज लैंड वाज नॉट रिजर्व बाय द लैंडलॉर्ड फॉर द पर्सनल कल्टीवेशन, उसके केस में तो ये टेनेंसी राइट आगे पास होगा। वो कहता है एक मिनट, जब ये पास होगा तो किन को पास होगा, यहाँ पे बात हो रही है किन को पास होगा ये राइट, मतलब आगे किन के पास जाएगा। उसका जो हेयर होगा वारस होगा, पहला प्रेफर्ड जो उसने लिखा होगा, या अगर उसने नहीं लिखा, लिख के नहीं दिया था वारस, तो उसके बड़े बेटे के पास चली जाएगी इसमें। तो इसके बाद वो कहता है अगर उसका कोई प्रेफर्ड राइट हेयर नहीं है या कोई मेल चाइल्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उस केस में टेनेंसी वैसे ही ख़त्म हो जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, देन आ जाता है चैप्टर नंबर 6, इम्प्रूव एंड कंपनसेशन के हवाले से। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आज के लिए इतना ही। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो तब जब तक न्यू वीडियो शुरू नहीं करते तब तक के लिए खुदा हाफिज़।